अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम हनीफ। आप देख रहे हैं RNN पॉडकास्ट। नाजरीन, सोशल मीडिया पर मासूम लड़कियों को वरगला कर जो है उनको इस्तेमाल करने का सिलसिला जहां अरूज पर है, वहीं उसकी रोकथाम के लिए भी कोशिशें बहुत तेज़ कर दी गई हैं। इसके साथ ही साथ जाली निकाह खानों की शामत आ गई है। निकाह खान जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन करने का फैसला किया गया है। जो रजिस्टर्ड निकाह खान होगा वही निकाह पढ़ा सकेगा। इसके साथ ही साथ मुहर्रम में डिजिटल इंतशार जो है उसको रोकने के लिए साइबर पेट्रोलिंग विंग का जो है क़याम अमल में आ चुका है। वो किस तरह से काम करेगा? शेखुपुरा में बिजली के ज़्यादा बिल आने पर खातून के साथ नारवा सलूक और बदसलूकी जो है लेस्को एहलकारों की तरफ से, वो वाक़या आपसे डिस्कस करेंगे। और गुजरांवाला में एक बिजली के मीटर के केस में बाप को गिरफ्तार करने पर बेटे ने खुदकुशी कर ली तेज़ाब पीकर। इन सब पर बात करने के लिए RNN पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर क्राइम एनालिस्ट नसीम कुरैशी साहब। वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जी। आप खैरियत से हैं कुरैशी साहब? मैं बिल्कुल नहीं, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। कुरैशी साहब, ये जो है वो बड़ा ताख़ीर से ख्याल नहीं आया हुकूमत को? ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इतने केसेस हैं, साइबर क्राइम तो आप चले जाएं, लाइनें लगी होती हैं वहाँ पे। ख़वातीन के साथ सोशल मीडिया पर जो है उनको जिस तरह से वर्गलाया जाता है, नौजवान लड़कियों को, और ये क्या सिलसिला है और ये किस तरह होता है? मसलन ये किन किन प्लेटफॉर्म पे किस तरह से ट्रैप किया जाता है लड़कियों को, और लोग ट्रैप करके और उनको झांसे में ला के फिर उनका इस्तेमाल करते हैं, और हर तरह से, यानी कि बाज़ औक़ात ये भी शिकायत आती है कि उनका पैसा खा लिया जाता है, उनके ज़ेवरात खा लिए जाते हैं, उनकी इज़्ज़तें जो हैं वो तार-तार कर दी जाती हैं। जी, ये बड़ा ज़बरदस्त आपका सवाल है और ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये तो अरसा दराज से, जब से PTCL टेलीफोन और उसके बाद मोबाइल का वजूद आया, मोबाइल ने एक एक्सेस ईजी कर दिया, उस वक्त से ही ये वाला मामला शुरू हो चुका हुआ। आप लव स्टोरीज़ को साइड पर रख दें, मोहब्बत की शादियाँ उनके भी अंजाम होते हैं, उनकी भी खराबियाँ होती हैं, लेकिन ये वाली जो बात है ना, ये साइबर क्राइम विंग जो बन गया है FIM में, उधर भी दर्जनों एप्लीकेशंस हैं और इन पुलिस के पास भी दर्जनों के सैकड़ों हज़ारों एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारे इसके ऊपर मुकदमात दर्ज हैं और मुकदमात के ज़्यादातर आप देखेंगे उसका किसी का कोई रिजल्ट सामने नहीं है। अब ये जो इक़दाम, जो जिस इक़दाम की आपने बात की, ये तो पुलिस की हद तक और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों की हद तक था। अब जाके गवर्नमेंट को भी होश आई है कि ये जो मौलवी हजरात हैं, उलमा हजरात हैं, निकाह रजिस्ट्रार हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन इनमें कुछ काली भेड़ें भी हैं। उन काली भेड़ों की शनाख्त कैसे हो, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसके लिए अब थोड़ा सा एक इन्होंने इसका टाइट किया और एक नया फार्मूला लेकर आए हैं, जो अभी आपने बात की। इसका सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है ना, इस फ्रॉड पे, इन शादियों पे पड़ेगा, और वो मैं आपको बताता हूँ कैसे पड़ेगा। लाइसेंस मिला होता है, निकाह रजिस्ट्रार को होता है पहले से, लेकिन इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं था कि कौन सा निकाह किसी ने अगर फ्रॉड में पढ़ाया। जैसे कि मैं भी आपको एक वाकया अभी बताता हूँ, ये वाला इसी के ऊपर छोटा सा केस तो सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, दर्जनों की तादाद में अगर बैठ जाएँ तो हमारे वो ख़त्म नहीं होंगे। और ये जितने भी ब्रॉथल हाउसेज़ हैं हमारे यहाँ पे, अल्लाह सबको महफूज रखे, सबकी बेटियों को महफूज रखे। वहाँ पे जितनी 80% लड़कियाँ, 80 से 90% लड़कियाँ, एक तो ओल्ड हाउसेज होते हैं, एक जो है ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो हाउसेज। ये ब्रॉथल हाउस क्या होता है? ब्रॉथल हाउस आपको मालूम ही है, लेकिन आप कुछ जानना चाह रहे हैं अवाम के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए, ब्रॉथल हम उसकी क्याबा खाने को कहते हैं, जहाँ पे कोई एक मुनज़्ज़म अंदाज में, जो जैसे आपको याद है, जैसे ये डायमंड मार्केट जिसको हीरा मंडी कहा जाता है, जो ख़त्म हो चुकी तकरीबन, जहाँ पे डांस वगैरह होता था पहले, जब पुराने दौर थे, बादशाहों के दौर थे, तो उन्होंने शहर से बाहर एक ऐसा बाज़ार बनाया था, एक ऐसा एरिया बनाया था जहाँ पे रईसज़ादे, अमीरज़ादे जाएँ, जाके म्यूज़िक सुनकर आ जाएँ। तो अब वो चीज़ वहाँ जैसे वो ख़त्म की गई, तो वो आ गई गली मोहल्लों में, मार्केटों में, बड़े बड़े मतलब DHA और सबसे पहले इकबाल टाउन गए, फिर बड़ी बड़ी सोसाइटियों में वो चले गए। अच्छा, ये एक अलग लोग हैं। अच्छा, इनका सबको मार्केट में पता भी है। इनका बोर्ड लगा होता है बाहर के ब्रॉथल हाउस है, और बंदा गुजर रहा है तो बंदा रुक नहीं गया। नहीं नहीं, बोर्ड से ज़्यादा पक्की बात होती है। बोर्ड तो इससे देखा ना, उसका चला मखसूस का कस्टमर होते हैं ना, मखसूस कस्टमर होते हैं। तो ये लोग उधर चले गए, उनके लड़कियां जो यूनिवर्सिटी कॉलेजों में पढ़ने लग पड़ी। एक लंबा सब्जेक्ट है, इसको
अभी हम अगर आप इजाज़त देंगे इसी पॉडकास्ट में डिस्कस करने के, लेकिन जो आपका क्वेश्चन उस पर मैं जा रहा हूँ। एक क्रिमिनल क्राइम पेशा जराइम पेशा लोगों का नेटवर्क बनता है और एक वो कोठी लेते हैं, उसके अंदर अब लड़कियां कहाँ से हैं? अब लड़कियों की मार्केट तो कोई नहीं है। अब ये जो ब्रोचेलर्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये हमारे माशरे के लोग हैं, हमारे दाएं बाएं मुशर्रफा हजरात ही हैं जो इस तरह के शौक रखते हैं। और शौक, मैं नईम साहब आपको बताऊं, लोग पागल हैं कि पता नहीं क्या क्या शौक हैं। ये तो एक नॉर्मल इंसान वाला शौक है ना, लेकिन चूंकि हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता, हम इसको गलत कहते हैं और हमारे यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन को गलत समझा जाता है। अब ये प्रोस्टिट्यूशन की जो सनत, बकाया सनत का मैं नाम ले रहा हूँ, ये खुफिया, इसको डार्क हम कह सकते हैं, डार्क साइड। तो वहाँ पे एक सनत के तरीके से चलाई जा रही है। अब सुने, अब आप हैरान रहेंगे होता क्या है। अब एक क्वेश्चन ये है कि आपका बनता है मुझसे क्वेश्चन कि जो लड़कियाँ आती है किधर से हैं। हम वही बात डिस्कस करने बैठे हैं। ये एक छोटी सी बात है, ये पूरा उसका पिछले बैक बता रहे हैं। जब से ये मोबाइल फ़ोन आया, अब उसके बाद फेसबुक आया, इंस्टा वगैरह आया, यहाँ से ये बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से ये लड़के बैठे हुए हैं, ये हाइकर्स हैं या फिर ये शिकारी हैं, जो भी ये जराइम पेशा लोग हैं, ये बैठे हैं लड़कियों को ना वहाँ से टच करते हैं फ़ोन कॉल के। पहले फ़ोन कॉल पे होता था, अब फेसबुक के ऊपर उसको यस किया, देखे लड़की प्रोफाइल देखी, जहाँ पे कोई लड़की मिल आई उससे बातचीत हुई। अच्छा, इसमें एक मर्ज़े की बात, जब उस बातचीत के दौरान अगर ये पता चला कि उस लड़की का फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, उसके कोई भाई शाई जो हैं वो तगड़े हैं, उससे बड़े हैं, एक दो भाई हैं, कोई पुलिस में है या फिर वैसे तगड़ा है, तो वो उसको स्किप कर देंगे फौरी तौर पे, एकदम शट डाउन कर देंगे। वो लड़की भी परेशान होगी कि ये एकदम मुझसे कोई बात कर रहा था, बड़ी मीठी बात कर रहा था, वो किधर गया। अच्छा, वो एकदम उसको शट डाउन कर दिया जाएगा, फिर उसको फिर नई तलाश हो जाएगी। तलाश करते 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 कोई ऐसी लड़की मिल जाएगी, क्योंकि देखें अब यहाँ पे मोबाइल फ़ोन हर बच्चे के हाथ में है, और बच्चों, ये लड़कियों के पास, स्टूडेंट के पास जो मैट्रिक या फिर पढ़ने के लिखने काबिल होता है, या गरीब घर है अमीर घर है, बच्चों को आप मोबाइल फ़ोन दे दें, नहीं तो खेलने के लिए दे देते हैं, वीडियो गेम खेलने। अब वो लड़की से जब बातें करते करते उससे उसकी फैमिली का, ये सबसे पहले ये क्या करते हैं, लड़की से तरीके से ना उसकी पूरी फैमिली जानते हैं। अगर उन्हें पता चले कि लड़की ऐसी मिल गई है जिसका बाप मजदूर है, गरीब आदमी है, या ब्रोकन फैमिली है, अच्छे खाते पीते लोग हैं तो ब्रोकन फैमिली है, लड़ाई, माँ बाप के लड़ाई झगड़े रहते हैं, माँ बाप में नाइतफाकी है, माँ बाप में कोई सलूक नहीं है, माँ बाप को कभी बैठ के इकट्ठे बात करते नहीं देखा, माँ बच्चों के समय लड़ाइयाँ करते हैं और बच्चे उस लड़ाई में पिस रहे हैं और परेशान है, डिस्टर्ब है। तो अगर ऐसे घर की कोई लड़की उनको मिलती है, चाहे वो खाते पीते घर की हो, तो लेकिन उसमें ये देखना उसका भाई नहीं है, तो मियाँ बीवी हैं, तो ये वो कोई शरीफ आदमी लोग हैं, वो भी उनका टारगेट, ईजी टारगेट होती है। दो मीठी बहुत जो बातें, क्योंकि ना जब ये माँ बाप, ये भी नाज़रीन के लिए एक मैसेज है हमारे इस प्रोग्राम के जरिए, ये टॉपिक नहीं है लेकिन एक मैसेज हम देना चाहते हैं। जो मियाँ बीवी आपस में झगड़े करते रहते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, और बच्चे हैं उनके, तो उन बच्चों पे बड़ा बुरा, चाहे वो लड़का मेल हो, बॉय हो, चाहे गर्ल हो, दोनों पे गलत असर पड़ता है। स्पेशली हमारी जो बच्चियाँ होती हैं, घरेलू बच्चियाँ होती हैं, उनके ऊपर इतना बुरा असर पड़ता है कि अगर उनसे कोई दो मीठे बोल दे तो उनको ये लगता है कि शायद मुझे इसी का इंतजार था, और वही मीठे बोल वहाँ पे बोले जाते हैं। एक कैटेगरी ये हो गई, ये आइडियल उनका शिकार है। इसके बाद ये आप समझ लें गोल्डन है। इसके बाद प्लैटिनियम शिकार उनका ये है, वो ये है कि अगर उनको बातों में पता चल जाए लड़की का बाप मजदूर है या लड़की का बाप मर चुका है और वो सबसे बड़ी बहन है और बाकी हल्की फैमिली है, तो वो उसको टारगेट करेंगे, उससे उस पर बातें करेंगे, फिर छोटी छोटी चीज़ें, गिफ्ट, उसको गरीब लड़की है उसको छोटे छोटे गिफ्ट भिजवाने शुरू करेंगे, ये करेंगे, तो उसको इस कदर ट्रैप कर लेंगे कि उसको ये लगने लगेगा कि मैं तो किसी दोज़ख में रह रही हूँ, मेरे बहन भाई या मेरे पे लाइबिलिटीज़ हैं, माँ मेरी सुबह उठाती है कि बर्तन भी दो, मैंने कॉलेज भी जाना है, मैंने यूनिवर्सिटी भी जाना है, मैंने ये काम भी करने हैं। तो वो एक कट के वो उस ख्वाबों के शहजादे पे जो उस पर टेलीफोन पे बात करता है या मैसेजिंग करता है, उसके उसमें जंगल में फंस जाएगी। ये एक टॉपिक जो आपने अभी छेड़ा है, तो ये हमारी जो बच्चियां या जो फैमिलीज, जो माँ बाप देख रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी कि इस तरह ये हमारी इसको और सुने। मैं इसके आगे इसका रिजल्ट भी बताऊंगा और यही बताऊंगा कि ये होता क्या है, और ये अगर आप देखें और आपको ये दर्जनों केसेस मिल जाएंगे, उसकी स्टोरीज मिल जाएंगी। मैं सिर्फ एक किस्से को डिस्कस करूंगा अभी, लेकिन उससे पहले बता रहा हूँ
कि ये कहाँ से ये चीज़ें शुरू होती। तो वो उसको करेंगे तो फिर उसको लड़की को ट्रैप करके, चाहे वो ब्रोकन फैमिली की लड़की है या वो लड़की जो भी एक लड़की, उसको उन्होंने ट्रैप किया। जब ट्रैप करने के बाद उसको घर से निकाल लिया। घर से निकालने के बाद पहला काम होता है निकाह, जिसकी हम बात डिस्कस कर रहे हैं कोर्ट में। लेकिन कोर्ट में नहीं जाते, ये निकाह पढ़ाते हैं ज़्यादातर, चाहे लड़की नाबालिग हो चाहे बालिग हो। ज़्यादातर लड़कियां इनके शिकार होती हैं 14 ईयर्स से लेकर 20 ईयर्स के दरमियान की ज़्यादातर। मैं आपको एक लड़की का वाक़या बताता हूँ, लड़की का नाम लेना कोई मुनासिब नहीं, उसकी फैमिली फिर तक चीज़ें चली जाती, लेकिन हम उसको डिस्कस करते हैं। एक हैं बल्कि अभी ये जो CCD बना है, इससे पहले था ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट। इनके जो उसके सरबराह थे क्या नाम, इमरान किश्वर साहब, DIG इमरान किश्वर थे इसके। इनको एक किसी का इत्तला मिली, ख़त मिला कि यहाँ पे लड़कियों को यूँ ट्रैप किया जा रहा है और इस तरीके से कोई लड़की है उसको उठाया हुआ किसी ऐसा ख़त जिसके पीछे कोई नाम शाम नहीं लिखा, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन थी। वो तो अचानक डाक निकालते हैं जो लेटर आए थे उनके सामने, उन्होंने रोक लिया ख़त। उसको उन्होंने उस ख़त को देखा और उसको उस ख़त के सारे कंटेंट को पढ़ने के बाद उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। वो उस लड़की के ऊपर उसके FIR जब दर्ज हुई और लोकल थाने ने FIR क्लोज कर दी हुई थी, तो वो उसका कोई पता नहीं था किधर है किधर नहीं है। उन्हें जब उसको डिग आउट करना शुरू किया तो लड़की के मोबाइल पे पहुंचे, मोबाइल से पहुंचते वो उससे राब्ते पे आए कि वो ये मोबाइल जो किसके साथ उसकी CDR निकाली, उसमें देखा कि उसका मुसलसल राब्ता किसके साथ था। करीबी फैमिली वाले आए बीच में, उनको पता चल गया ये फैमिली वाले हैं, ये स्कूल की लड़की हैं। एक नंबर ऐसा मिला जिस पे मुसलसल राब्ता रहा। जब उसको चेक किया तो वो ऑन था। तो वो वहाँ तक पहुँचे तो वो एक खातून थी, आंटी थी, क्या उसका जो भी नाम था उसके इस्तेमाल में था। उसको बोला भी ये फ़ोन क्या, उसने हाथ नहीं पकड़ाया। पहली पुलिस को तो चक्कर को नहीं, अब ये CIA को, ऑर्गेनाइज क्राइम वालों ने उस बीबी को उठाया, उससे बातचीत की, उससे जाके देखा उसका रहने का स्टाइल बड़ा शहाना था। ये लाहौर में इधर बंद रोड पे कहीं पे वो रहाइश पजीर थी, तो उसका बड़ा शहाना था। उसकी उन्होंने रैकी की, अपना जो उसका स्टाइल है उसने देखा। उन्होंने कहा यार गाड़ियाँ भी आती जाती हैं, इसका कोई कारोबार बिजनेस भी नहीं है, और जो खाने वाने बाय से ऑर्डर हो रही हैं सारी चीज़ें। बीबी से बात की तो बीबी नहीं मानी। खैर जब उन्होंने अपने तरीके से बात की तो उसने कहा हाँ जी वो ना एक लड़का था, वो ये लड़की ये मोबाइल फ़ोन, अच्छा सॉरी इसमें बाद में एक थोड़ी स्किप कर गया। वो उस खातून तक मोबाइल फ़ोन कैसे पहुंचा, वो जो लड़का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन कर रहा था, वो लड़की को निकालने के बाद वो मोबाइल फ़ोन आंटी के पास था, उनकी बदकिस्मती, ठीक है। और वो मोबाइल फ़ोन वो इस्तेमाल करी थी। उसको पूछा ये तेरे पास मोबाइल फ़ोन आया कि, फिर वो बात की कि जो एक मेरा जानने वाला है वो दे गया था मोबाइल। फिर उसको कोटा लगाई, फिर बताया कि हाँ जी वो एक लड़की आई थी तो वो ले गया। फिर उसको बाद में उन्होंने भाई तू मामी लगनी है, तू ऐसे सही तरीके से दस। जब उसको उन्होंने सही स्क्रू किया फिर उसने बताया जी वो लड़की थी इधर और वो फैसलाबाद के ब्रोथल हाउस में। स्टोरी क्या थी? स्टोरी ये थी कि वो लड़के ने लड़की को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद जब घर से बाहर आई तो उसको उसने जनाब अच्छा खाना वाना खिलाया, और फिर शाम जब हुई उसने कहा ये मेरी पुप्पी का पता नहीं किसका घर है, चची का घर है, तुम इधर रहो, उन द मीन वाले मैं अपने बाकी घर वालों को मना लूँगा, तो फिर हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। क्या स्टोरी है? अपने बाकी घर वालों को मना लूँगा। तो एक मौलवी साहब को बुलाया गया, मौलवी साहब ने निकाह पढ़ा दिया। निकाह पढ़ने के बाद अब वो वहाँ पे लड़की रह रही है, लड़का गायब हो गया। ट्रैप किया, निकाह किया, बीवी बना के बेच दिया। अभी हाँ फिर बेच दिया, बेचना ही कहेंगे, बेच दिया ना, बेच दिया उस खातून के पास। अब सुने यहाँ पे एक बड़ी तवज्जो तलब बात है, रेंट पे दे दिया, रेंट बीवी ना यार, रेंट पे दे दिया। आप जोशी, आप क्या कहते हैं, नजूमी है आप, रेंट बीवी, आप नजूमी। अभी मैंने से पैसे आ रहे हैं, मंथली आ रही है। अच्छा अब सुने, अब उस खातून को दे दिया। अब वहां पे उस लड़की की बहुत खिदमत की जा रही है। वो लड़की को ऐसा महसूस हो रहा है कि वो जन्नत में आ गई है, और लड़के के बारे में पूछती जो उसका हस्बैंड था वो किधर है, वो बनाने गया अपने घर वालों को दूसरे शहर में। तब तक ये उसकी चची के पास या पुप्पी जो भी थे रिश्ता वहां पे रह रही है, और उसको शहजादियों की तरह रखा जा रहा है। यानी कि वो एक तवाइफ है जिसका नाम चची रखा हुआ है।
ठीक है, अभी लड़की के साथ कोई ऐसी बात नहीं हुई, लड़की बड़ी ऐसे रह रही है, नमाजें वो आंटी पढ़ रही है उसके सामने, किसी बंदे की एंट्री नहीं है। लड़की कहती है मैंने बर्गर खाना, बर्गर आ जाता है। लड़की कहती है मैंने पिज़्ज़ा खाना, पिज़्ज़ा आ जाता है। लड़की से पूछा जाता है दोपहर का खाना क्या पकेगा, भिंडी पकनी है, ये पकनी है। और वो तो उसको कोई काम नहीं करने दिया, काम वाली काम कर रही है, उसके नए सूट आ गए, उसको ले जाके शॉपिंग कराई गई, शॉपिंग करा के वो आके रह रही है, इंतज़ार कर रही है अपने दूल्हे का। फिर एक दिन आता है, फिर जब उसको ले जाया जाता है और वो कोर्ट में, घर से चोरी आई हुई है, घर से निकल चुकी हुई है, घर वाले परेशान है, घर वाले ने पर्चा कराया और हुआ बोल है। रहे हैं अगवा का, हमारी पुलिस ने पहले किया 24 घंटे बाद आना, अमूमन अगवा का होता है पर्चा। हमारी पुलिस ने किया अपने के यार ना भज गई होनी है। हाँ, यस, ये इस तरह के घर है, उसके माँ बाप वगैरह बेचारे शर्मिंदा हुए, बेचारे इज्जत से बच्चे भी खामोश हो गए, घर बैठे हुए हैं। और ये कोई 10 15 20 दिन इस लड़की की खिदमत हुई। 20वें दिन उसके फिर जब मामला सेटल हो गए तो उसको लेके कोर्ट में दिया के 164 का बयान दिला दिया गया। उसने अपनी मर्जी से आई। हाँ, और जब जाने लगी तो उसको अच्छा मेकअप शेकअप करा के, अच्छे कपड़े पहना के उसने कहा जी मैं अपनी मर्जी से मेरी शादी हुई है, मैं अपने शौहर के साथ राज़ी हूँ, तो मेरा कोई ऐसा चक्कर नहीं। जैसे वो बयान दे के वापस आई है, आते ही वो बीबी को कहा जी चल ठीक है सीधी हो जा, सामान चुक फला चुक ये कर। वो समझ नहीं आ रही इसको कैसे बात है, फैसलाबाद जाएंगी तुम। फैसलाबाद भेज दिया, 60,000 रुपये वीकली रेंट पे। और वो लड़की वहाँ चल रही थी। और जब इनको बात पहुंची, इनके पास कोई 8 माह या 1 साल के बाद, 1 साल तक लड़की वहाँ पे यूं थी। खैर इन्होंने फिर वहाँ पे बौसला उसमें फैसलाबाद जाकर रेड की, वहाँ से 4 से 5 लड़कियाँ और भी बरामद हुई। मैं एक लड़की की बात बता रहा हूँ, ठीक है ना, वहाँ पर टाइम नहीं कि हम ज़्यादा लड़कियों की बात करें। वो लड़कियाँ उन्होंने वो बरामद की, वो लड़की बरामद की। तो फिर वहाँ से जो मौलवी का एक राब्ता मिला, जब मौलवी को पकड़ा तो मौलवी साहब ने, निकाह ख्वां साहब ने, मौलवी मैं कह रहा हूँ, सॉरी माजरत चाहता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी ना हो, लेकिन ये एक का जो गलत लोग उनकी बात हो रही, सबकी नहीं हो रही। वो निकाह ख्वां साहब को जब उन्होंने खींचा तो पता ये चला निकाह खान ने कोई 250-300 निकाह ऐसे पढ़ाए हुए थे, जिसमें 80% निकाह में उसने देखा ही नहीं था किसी को, बस फॉर्म भर के साइन कर देता था। अब जो नया महकमा बल्दियात ने जो सिस्टम लाया निकाह रजिस्ट्रारों के खिलाफ कि उनकी खिलाफ वर्जियों का नोटिस, इस तरह के केसेस का उन्होंने नोटिस लिया है, क्योंकि वो क्या करते थे, कम उम्र लड़की की शादी करा देते थे। अब कम उम्र की लड़की, अभी इसी तरह के एक और केस गुजरांवाला का केस है, मैं छोटा सा बयान कर देता हूँ, इसको पूरी डिटेल में फिर जाएंगे। अभी क्या बना मुझे पता नहीं। अभी एक साहब थे, उनके मोहल्ले का एक बंदा था 40 साल का, वो 14 साल लड़की को वर्गला के ले गया। उसके माँ बाप ने चीखे पीटे, उन्होंने पर्चा कराया, कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। हाई कोर्ट में उन्होंने जनाब रिट कर दी। अब हाई कोर्ट में वो लड़की को जब पेश किया गया, उसको एसपी को हाई कोर्ट ने हुक्म दे दिया लड़की को पेश करो। और गुजरांवाला जो पुलिस थी उधर लोकल पुलिस, उसने कोई चक्कर ही नहीं, को हाथ ही नहीं पकड़ाया। तो मोहल्ले में रहते थे, उनको मुंह चढ़ाते थे, जलील करते थे, सामने वाला ही घर था उनका। तो लड़की बरामद नहीं हो रही थी। जब वो लाहौर हाई कोर्ट आए, तो लाहौर हाई कोर्ट आए तो एसपी साहब के जिम्मे लग गया। मैं नाम नहीं लेता एसपी साहब का, वो पर्सनल सी बात हो जाएगी, लेकिन उनका लग गया। तो वो जब लड़की को लेके पेश हुए, एसपी साहब बरामद करा ली कि भाई मेहनत की ना, जैसा का हुक्म था, बरामद हो गई, कह लो जी आ गई, पेश की। तो वो 14 साल की लड़की इतनी ऊंची हील की वाली जूती पहनी हुई थी, पूरे डार्क कलर की लिपस्टिक लगाई हुई थी, डार्क उसने मेकअप किया हुआ था, देखने में लगे कि जैसे कि 25 साल की, वो 14 साल की लड़की। ऐसे करके वो उसको लेकर आए। तो वो जज साहब के सामने पेश किया। लड़की ने कहा जी मेरी उम्र जनाब 19 साल है, मैं शौहर के साथ जाना चाहती हूँ। जो भी जज साहब थे उन्होंने कहा जी जान दो। अब वहां पे उसका बाप पेट रहा है, किसी ने सुना नहीं। और आपको शॉकिंग लगेगी कि वो ये कह रहा है मेरी बेटी 14 साल की है और मेरी तो शादी 2008 या 9 में हुई है, तो मेरी थी 18 साल की किमें हो सकती, मेरे तो ब्याह 16 साल हुए। आप बात समझ रहे हैं? तो ये कानूनी पेचीदगियां बहुत सारी हैं जिसको रोकने के लिए ये सिस्टम बनाया गया। ये सिस्टम क्या किया गया है कि निकाह रजिस्ट्रारों के टेस्ट होंगे, जिसमें से 90% जो भी उन्होंने क्राइटेरिया, 90% नंबर लेने वाले को रजिस्ट्रेशन मिलेगी। और इसमें ये भी है कि सबसे ज़रूरी बात ये कम उम्र लड़कियों की शादी की रोकथाम के लिए किया गया है। और इसमें यह भी है कि जिस शख्स के ऊपर एक भी मुकदमा होगा उसको निकाह रजिस्टर
नहीं दिया जाएगा, उससे का रजिस्टर ले लिया जाएगा। उम्मीद है कि अनकरीब हम कहते हैं कि गवर्नमेंट से कि अगर ये सिस्टम वाकई इसके अमल दरामद हो। नईम साहब, आपको याद होगा कि मैं एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हूँ नए कानून नए लॉ लाने की ज़रूरत नहीं, आपका जो मौजूदा कानून के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर दें। दूसरा, ये जो रेप्स के केस हैं, किसी के साथ ज्यादती के केस हैं, मर्डर के केस हैं, और लड़कियों को साथ ब्रूटल किस्म के अंदाज में ज्यादती के बाद उनका मर्डर करना, गैंग रेप के केसेस हैं, इस तरह तमाम केसेस के मुल्ज़िमों को सरेआम फांसी दी जाए, उनको सरेआम लटकाया जाए, उनको इतनी देर तक लटकाए रखा जाए कि परिंदे उनका आके गोश्त नोचें और मक्खियाँ उनके ऊपर कीड़े पैदा कर दें, ताकि इबरत हो, कोई दोबारा वो कार्रवाई ना करे। अच्छा, अभी ये पुलिस के ही आगे बढ़ने से पहले ना मेरी ये राय है कि किसी भी इलाके में ब्रॉथल हाउस तो दूर की बात है, फैमिली हाउस भी उस वक्त तक नहीं सुकून से रह सकता जब तक मुतल्लिका थाना जो है उसकी मर्ज़ी शामिल ना हो। और हैरत की बात है कि आपसे पता चल रहा है कि अभी तक लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसे शहर में और दीगर शहरों में ब्रॉथल हाउस मौजूद हैं और वहाँ पे जिस्म फरोशी हो रही है। अच्छा, साइबर पेट्रोलिंग जो है विंग मुहर्रम के हवाले से डिजिटल इंतशार की रोकथाम के लिए को कायम हुआ है, तो इसका क्या काम है? ये साइबर पेट्रोलिंग विंग क्या है? ये पेट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, पहले ये भी बता दें। और ये सिर्फ मुहर्रम की हद तक है या उसके बाद भी ये विंग काम करता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, ये साइबर पीका एक्ट आ चुका है, वो यही चीज़ें देखता है, लेकिन ये जो एक स्पेशल जो बना है, ये मुहर्रम की फ़िलहाल तो मुहर्रम की हद तक के बना है, लेकिन ये इतने कामयाबी से बना है कि ये आगे भी मुझे लगता है चलेगा। ये है क्या? डॉक्टर अहमद जावेद काजी हैं, होम सेक्रेटरी पंजाब, अभी हाल ही में आए हैं। तो ये जैसे मुहर्रम का टाइम आया तो इन्होंने ये सारा डिज़ाइन किया। इन्होंने ये किया वो क्या कि इन दिनों में मुहर्रम में और वैसे भी जो फ़िरका वाराना नफ़रत अमेज़ और मजहबी मुनाफ़रत जो फैलाने के लिए, बदनज़मी फैलाने के लिए, अक्सर आपने देखा सोशल मीडिया अब आसान तरीन हथियार है, जहाँ पे इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। आप कोई भी वीडियो, कोई भी चीज़ आप शेयर कर दें जिसके रिज़ल्ट नेगेटिव बहुत ज़्यादा थे, अब उसको रोकने के लिए पीका एक्ट तो बन गया, उसके ऊपर एक फाइबर वॉल भी आ गई और वो भी काम कर रही है। वो चीज़ें जो थी लेकिन फिर भी हो रही थी। अब ये एक ऐसा सिस्टम बनाया है, इसका एक कंट्रोल रूम है, कंट्रोल रूम में 24 घंटे के लिए लोग भी बैठे हैं और इनका कंप्यूटराइज्ड अंदाज में उसको मॉनिटर किया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया को, जिसमें फेसबुक भी है, जिसमें ट्विटर भी है, जिसमें इंस्टाग्राम भी है, जिसमें यूट्यूब भी है, हर तरह का व्हाट्सअप भी है, इवन के व्हाट्सअप ग्रुपों में जो जाता है वो भी, सबको मॉनिटर किया जा रहा है 24 घंटे। पेट्रोलिंग से मतलब, इसका साइबर पेट्रोलिंग का मतलब ही ये, जैसे कि आम पुलिस के अफसरान, पुलिस की मोटरसाइकिलें जराइम के को रोकने के लिए या दहशत डालने के लिए, यहाँ पे कोई चोरी ना हो, डकैती ना, पेट्रोलिंग करते हैं, ये उसी तरह ही ये साइबर पेट्रोलिंग की जा रही है। को बंद किया जाता है या उस बंदे तक पहुंचा जाता है? हाँ, ये आपका अच्छा, उन सब को मॉनिटर करके उनको पीटीए को भी बताया जाता है और एफआईए के साइबर विंग को भी बताया जाता है कार्रवाई करने के लिए। स्पेशल ब्रांच को भी उसकी रिपोर्ट्स भिजवाई जाती है। स्पेशल ब्रांच, जिसको हम समझते हैं कि खामोश अदारा, लेकिन स्पेशल ब्रांच बहुत बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करवाता है। फिर वो स्पेशल ब्रांच और एफआईए वगैरह उन लोगों तक पहुँचते हैं, वो आईपी एड्रेस तक पहुँचते हैं, वो किस गली से, किस मोहल्ले के, किस वाईफाई से चला, कैसे उसको शिफ्ट किया, वो सारा का सारा रिकॉर्ड जो है ना उसको काबू किया जाता है और इसके ऊपर ये कार्रवाइयाँ शुरू हो चुकी हुई हैं। आज ही मैंने कोई प्रेस रिलीज जारी की थी, मेरे मोबाइल में है। खैर मेरा ख्याल बात जो हम मैसेज देना चाह रहे हैं वो पहुंच गया है। ये जो हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, एवं जो बगैर देख के कोई पोस्ट आई है उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, वो मुहतात रहें। और जो कुछ शरारतें करते हैं, शरारती तौर पर इस तरह की मवाद पर आ रहे हैं, उनकी बख्शिश नहीं है, वो पकड़े जाएंगे। अभी नहीं पकड़े जाएंगे, 2 दिन बाद, महीने बाद। और मेरा ख्याल है ये जो डिजिटल मॉनिटरिंग ये तरीका, ये सिलसिला शुरू किया, ये सिर्फ इसमें तो मेरा ख्याल टेस्ट केस होगा मुहर्रम में और मुझे लगता है ये चलता रहेगा ये गेमिंग। अच्छा, पंजाब हुकूमत जो है, इसका मतलब है कि ये जैसे सीसीडी का क़याम हुआ
और बड़ी ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ कर रही है सीसीडी। इसी तरह ये साइबर पेट्रोलिंग विंग बन गया है, और इसके साथ-साथ जो है कोई सीसीडी के लिए इत्तला मिली है कि ये है पंजाब साइबर पुलिस के लिए पेट्रोलिंग, साइबर पेट्रोलिंग और क्विक रिस्पांस सेल। क्विक रिस्पॉन्सल है। पंजाब पुलिस के लिए 10 अरब रुपए डेवलपमेंट फंड्स जो हैं उनकी कोई मंजूरी हुई है, इत्तला मिली है, और सीसीडी, सिर्फ सीसीडी के लिए 3 अरब रुपए हेडक्वार्टर के लिए। तो पंजाब पुलिस की तो मौजें नहीं होगी, 10 अरब रुपए मिल गए हैं डेवलपमेंट। ये डेवलपमेंट फंड के मद में है। बहुत सारे ऐसा था कि बहुत सारे थाने जो है ना, जो पीछे दौड़ रहा है निगरान सेटअप मोहसिन नकवी साहब का, उन्होंने दो ही काम किए, उस पर इतराज़ात भी लोगों को। उन्होंने यही काम किए, नए थानों की बिल्डिंगें बना दी। उनका ये ख्याल था कि नवी बिल्डिंगां होणगियां ते एसी लगे होणगे, सोफे पे होणगे, ते जिहड़ा कोई साइल अंदर जाएगा तो उसका मसला हल हो जाएगा। ये हो रहा होगा पता नहीं, लेकिन हमारे पास जो भी चीज़ें आती हैं तो फिर हम उसके ऊपर यहाँ पे आपके साथ बैठे आपके सवालात के जवाब दे रहे होते हैं। ये डेवलपमेंट विंग है, इसमें बिल्डिंग शिल्डिंग ये वो सारी चीज़ें होंगी, इसमें गाड़ियाँ भी ली जा सकती हैं, इसमें और भी कई चीज़ें ली जा सकती हैं। तो ये वो हो रहा है। और चूँकि ये सीसीडी एक नया डिपार्टमेंट अंदर एक इसका पुलिस का एक विंग बनाया गया है। अब पहले भी सीआईए के अलग सेंटर थे, आप देखें माल्टन चाहे, ये माल्टन थाना है, साथ है सीआईए माल्टन है। अगर आप नवाकोट थाने जाएं, नवाकोट थाने में ये नवाकोट थाना है, साथ ही नवाकोट सीआईए। इसी तरह ही माल्टन सीआईए, इसमें बहुत सारे सीआईए के पास ना अपनी बिल्डिंग नहीं है, वो थानों के ऊपर रह रहे हैं, दाएं बाएं रह रहे हैं। तो अब ये सीसीडी बना है। अब सीसीडी में बाकायदा थानों की जगह देख ली गई हैं, और वो जो उनको बनाया जाए, उसके हवालात भी बन रहे हैं। क्योंकि ये अब जो इसका मैकेनिज्म बनाया गया है, जो इसको तरीक़ेकार से इसको चलाने की कोशिश की जा रही है, जो इसका फ्रेमवर्क है इसका सीसीडी का, जिसमें हमने पहले भी 2-4 प्रोग्राम किए हैं कि इसमें इनकाउंटर, लोग कह रहे हैं इनकाउंटर करने के लिए, पुलिस मुकाबलों के लिए बनाए। देखिए, ये एक सिस्टम को, जो क्राइम का जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ पे एक बहुत सारे खराबियाँ पैदा हो गई थी। क्या खराबियाँ पैदा हुई थी मैं आपको बताता हूँ। सीआईए जो पीछे था, ऑर्गेनाइज क्राइम था, इसमें बहुत सारे काम आपको आपके इल्म में भी होंगे। वो ये भी हो रहा था कि ए ने और बी के साथ बिजनेस था, दोनों में नाचाकी हुई। बी का ताल्लुक है सीआईए में, उसने ए को उठवाया, ए के ऊपर 2-4 पर्चे डाले। पर्चे तो बड़े पड़े हुए हैं, पर्चे तो आप किसी में भी डाल दें, किसी को कौन पूछने वाला है। उसको उठाया, उसको जेल में बंद कर दिया, अपने हवालात में बंद किया हुआ, ठीक है। उसको कोई खुफिया जगह पे रखा हुआ है, वहाँ पे उसको लित्तर पोला किया जा रहा है अब, ठीक है। उसको फैंटी लगाई जा रही है, उससे जो मर्जी हो। जैसे अभी कल आपका मैंने वो देखा था, आज ही देखा, सॉरी, आज पॉडकास्ट देखा था, जिसमें वो टिकटॉकर काशिश ज़मीर ने जिमें बयान दे रहे हैं, उस तरीके से उनसे जायदादें लिखवा ली जाती थी, उनकी गाड़ियों अपने नाम करवा ली जाती थी या सेल करवा दी जाती थी। ये फैक्ट्रियाँ, ये कई केसेस ऐसे हैं, आप कोर्ट में चले जाए, इधर लोगों के सब बुरे हालात हैं। और एक आध मिसाल हमारे पास मौजूद है इस तरह की ना। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए सीसीडी बनाया गया। अब यहाँ पे कोई भी कार्रवाई जो करनी है ना, वो सीसीडी का जो सरबराह है उसके इल्म में होगी। अगर आप समझते हैं इनकाउंटर हुआ है, हम ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, पीजी ने मुझे बताया था, तो उसके लिए कुछ 10 लोगों की एक काबीना, एक डेस्क बनाया गया है पंजाब के सीनियर अफसरान का, जिसमें एसपी लेवल के अफसरान हैं 10 के करीब। वो हर फाइल को देखते हैं कि हमने किस बंदे को पकड़ना है, किसको करना है। तो वहाँ पे 6-4 की कम से कम रेशो से फैसला किया जाए। अब ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने किसी के साथ दोस्ती है, या जैसे इल्ज़ाम होता है मुबैना तौर पे पैसे लेके किसी बंदे को मार दिया, ये कर दिया, ऐसा नहीं होगा। अगर होगा तो सबसे पहले तनकीद करने वाले भी हम भी होंगे। तो उनके लिए नए थाने बनने थे, तो सीसीडी का नया डिपार्टमेंट बना है। उनको नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी, पूरे पंजाब में नई बिल्डिंग की ज़रूरत थी। ज़ाहिर है, जब आपने उनसे काम लेना है, ज़्यादा अच्छा काम लेना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो देंगे, गाड़ियाँ भी देंगे, गाड़ियाँ भी लेनी है, डाले भी लेने हैं, और बिल्डिंग्स भी बननी है। उसका अपना हेडक्वार्टर बनना है, उसके अपने हेडक्वार्टर में भी ठीक ठाक पैसा लगेगा। ये 3.5 अरब रुपये कुछ नहीं है नई डेवलपमेंट के लिए। आज के दिन तक सीसीडी की परफॉर्मेंस जो है ना, वो उस पर मेरी राय ये है कि 3 अरब कुछ भी नहीं है। ये तो मैं यही आपको कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं। हाँ, बिल्कुल। सीसीडी जो परफॉर्म कर रही है, उनको तो मेरा ख्याल है कि
300 अरब का बजट होना चाहिए उनके लिए, जो वो परफॉर्म कर रहे हैं। मगर मेरा सवाल ये है आपसे, पंजाब पुलिस डेवलपमेंट फंड 10 अरब रुपए, अच्छी बिल्डिंगें, अच्छी गाड़ियां, बेहतरीन मॉल, एयर कंडीशन मॉल, सारा कुछ वेल इक्विप्ड, पुलिस पुरानी रहेगी इस डेवलपमेंट में? पुरानी पुलिस इसमें जानी है, 10 अरब जाया हो जाएगा। ऐसे करें, आप मशवरा दें हुकूमत को, ਇਹਦੇ 'ਚ 10 अरब और पा के पुलिस नवी पाओ, सही वाली पुलिस। क्यों? वो पुलिस जो लोगों को, मुद्दई जो है, मुद्दई को मुलजम बना देती है, इतना जलील करती है मुद्दई को, इतने फेरे मरवाती है कि मुलजम का पैगाम मुद्दई को दिया जाता है कि मुलजम साहब आज बिजी हैं, आप वापस चले जाएं। वो 2-2 घंटे वेट करता है, तफ्तीश में जाके वो भरा हुआ है आपका किला गुजर सिंह जो तफ्तीश चेंज विंग है, वहां पे जाके लाइनें लगी हुई हैं अदम एतमाद, बद एतमादी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स के ऊपर। इतनी ज्यादतियां, अभी तो मैं ये आपसे किसी दिन प्रोग्राम करूंगा कि कौन कौन से पुलिस वाले जिनके पास साइल खवातीन आती हैं, पुलिस वाले उनकी शक्लें देखते हैं, उनको ट्रैप करते हैं। आप कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे लोग ट्रैप करते हैं। मैं कितने केस आपसे डिस्कस करूंगा अगले पॉडकास्ट में, पुलिस वाले उन खवातीन को ट्रैप करके और उनको गायब कर देते हैं। किसी से शादियां, यहां पे शादी नहीं की, मैं नाम ले लेता हूं, चले, वो एसपी चला गया सिंध, जिस पे इल्जाम था ये टाउनशिप चौकी बिकने का, वो बेची थी ना, वो एसएचओ ने चौकी बेच दी, टाउनशिप पुलिस चौकी बेच दी, तो उस वक्त एसपी कौन सा? वो बुगटी। उस पे क्या इल्जाम है? वो बंदा बेचारा दर दर रोल रहा है इस वक्त। वो अपनी बीवी के साथ गया है किसी केस में इंसाफ लेने, इस वक्त उसकी बीवी उस एसपी साहब की बीवी है। ठीक है। अच्छा। जी जी जी। अभी जो है एक मेरे पास एप्लीकेशन आई है, ये वाकया हुआ है यहाँ पे फैसलाबाद में। वो इसी तरह खातून गई है एक पुलिस वाले के पास, और वहाँ जाके जो है उसको अपना वो बताया, इशू बताया, दुख बताया, और वो दुख सुनते सुनते वो जनाब गायब हो गई। फिर फैसलाबाद का ये एक वाकया है, उस खातून ने फिर बाद में एक फिल्म में काम किया। वो साहब उस वक्त एसएचओ थे फैसलाबाद में, जब वो स्टूडेंट थी, स्कूल की एक बच्ची आती जाती थी, उसके बाप पे कोई छोटी मोटी दरखास्त आ गई 506 की, वो कहीं बाप को पकड़ के लेके आए, वो बच्चे पीछे आए तो उसमें वो बच्ची भी थी। वो जो बच्ची अपने बाप के साथ उस वक्त आई थी, स्टूडेंट बच्ची, आज वो उस पुलिस वाले की बीवी है। तो अब ये मेरे पास एक दरख्वास्त आई है फैसलाबाद की। ये लिखा है कि गुजारिश है कि एक गरीब आदमी, साहिल गरीब आदमी है, मजदूरी करके अपना और अपने घर का पेट पालता है। आपके एक पुलिस ऑफिसर महमूद फारूक वल्द सराब खां, जिसका मोबाइल नंबर ये है, शनाख्ती कार्ड उसका ये है, मेरी बीवी सोनिया रियाना दुख्तर मोहम्मद इब्रार जोजा जुहेब को अपनी चिकनी चोपड़ी बातों में वरगला कर मेरा घर तबाह कर दिया है। और जनाब आला मोहम्मद फारूक पहले भी शादीशुदा है और 3 बच्चों का बाप है, और मेरी जोजा सोनिया बीबी के वतन से 3 बच्चियां, लो 3 बच्चियां दी माँ है। तो ये मैं नाम बता रहा हूँ अब, ये एप्लीकेशन, और ये इस वक्त चल रही है एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन किन के पास पड़ी है? ये सीपीओ फैसलाबाद के पास एप्लीकेशन है। ये साहिल मोहम्मद जुएब वल्द अनवार है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे ना आपको नईम साहब मैं एक छोटी बात बताऊं, ये जो आप एप्लीकेशन बता रहे हैं ना, ये वाली, मेरे ख्याल से अगर कुछ दिनों बाद हम नया पॉडकास्ट कर रहे होंगे जिसमें इसका कोई बच्चा या इसका भाई बता रहा होगा कि उनका भाई, ये जो क्या नाम है इस बंदे का, जो भी नाम है अभी आपने लिया, कि वो इस वक्त उसके ऊपर फलाना केस झूठा पड़ा हुआ है और उसकी टांग टूटी हुई है, ठीक है ना, उसको फायर लगा है, पुलिस मुकाबले का ही हुआ है या फिर ये हुआ है, तो ये भाई साहब को अभी अंदर जाना बाकी है। वही ना, आप अजीब बात कर रहे हैं कि वो एप्लीकेशन लेके फिर आप इसी पे बात कर रहे हैं। वही ना, अभी तो इसके ने अंदर जाना बाकी है। और ये आपने चंद मुझे बातें बताई हैं, मुझे क्राइम रिपोर्टिंग की बड़ी देर, इससे ज्यादा स्टोरीज मेरे पास हैं। अच्छा, फिर इसके साथ ही ऐड कर लें, आपने पहले जो बात की ब्रोथल हाउस की बात की, फिर मंशियात, ये चीज छोटी और बड़ी ईद पे एकदम क्रैकडाउन क्यों होता है मंशियात फरोशों के खिलाफ? छोटी ईद से एक हफ्ता पहले क्रैकडाउन क्यों होता है? बड़ी ईद से एक हफ्ता पहले क्रैकडाउन क्यों होता है? और वो गिरफ्तारियां होती हैं, और चांद रात से पहले सारे मंशियात फरोश घर चले उनको कहा जाता है कि अल्लाह दा घर साफ करो, चलो भजो भजो घरां नूं भजो, सफाई करनी, ईद उत्ते सी नमाज़ां पढ़ानियां ने, बकरे 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 दी कुर्बानियां करनियां ने, तुसीं घरां नूं जाओ। और पूरा साल वो बेचते हैं मंशियात, पूरा साल उनको कुछ छेड़ता नहीं है। यार मेरी बात सुने आप, नईम साहब बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। मुझे एक आप बात बताएं, अभी आपने बात की, मैंने पहले भी 1-2 पॉडकास्ट में बात की थी कि आपका जो भी थाना है, उस थाने के अंदर
उसकी हदूद में जो जो चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे किसी आजकल थानों के एरिया में वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वो जो पेट्रोल नहीं होते, आरती पेट्रोल पंप वो बने, सीएनजी तो बहुत ज़्यादा है ना, आरती पेट्रोल पंप वो कितने, वो एसएचओ की मर्जी के बयान नहीं चल सकता। सीएनजी वाला चाहे जिस मर्जी भी एरिया में, उसकी मंथली थाने की पकी है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे ये बता दें कि उस इलाके में अगर पाउडर बिकता है, हेरोइन बिकती है, आइस बिकती है, कोक बिकती है, चर्स बिकती है, हेरोइन बिकती है, ये सारी की सारी चीज़ें बिक रही हैं या नहीं बिक रही, मिल रही हैं या नहीं मिल रही, मुझे आप बताएं। पुलिस के ऊपर ओवरवॉच महकमा बनने की ज़रूरत है, ये मैं आज आपको एक सजेशन दे रहा हूँ। ठीक है जी, OW पुलिस के ऊपर बनना चाहिए और पुलिस के ऊपर चेक होना चाहिए, और जो पुलिस मुलाजम जो है इस तरह के क्राइम में मुलव्वस पाया जाए, जिसकी सरपरस्ती में मंशियात बिक रही हो या जिस्म फरोशी हो रही हो या दीगर क्राइम हो रहे हो, उसको तो जो है ना वो वक्ती तौर पे मुअत्तल करके और 6 महीने बाद बहाल करने के बजाय उसको सजा वो मिलनी चाहिए कि दोबारा जिंदगी में कभी वो इस महकमे को गंदा करने ना देखें आए। देखें, ये आपने जो बात बड़ी सोनी वगाल की, एक हो रहा है आपने रेट बढ़ाना है, बात तो फिर वहीं पे आ जाती, वही बात यार, आपका सिस्टम मौजूद है, पुलिस को चेक करने वाला मौजूद है, आपकी स्पेशल ब्रांच है, आपकी और 2-3 चीज़ें हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर, ये अंदर इसको मॉनिटर किया जा रहा है। आपका ये सीसीडी बना है ना, सीसीडी के अंदर भी एक विंग बना है जो मॉनिटरिंग विंग है, वो अपने पुलिस के अपने मॉनिटरिंग के जिम्मे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में मॉनिटर इसके ना सीसीडी के फंक्शन बताएंगे आपको। उसके वो उसने यही चेक करना है हर पुलिस वाले अपने जो उसमें सीसीडी के अंदर जो उनके एएसआई हैं, उनके जो कांस्टेबल हैं, उनके सब इंस्पेक्टर हैं, जो डीएसपी या एएसपी हैं, उसमें एसपी हैं, इस लेवल के लोगों का लाइफस्टाइल और उनका ये चीज़ें वो मॉनिटर करेगा। अल्लाह करे ये इसको इसी तरीके से करें। बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और लोग बहुत ख्वारी हो रही है, और बाज़ का लोगों को बिल सही भी आया होता है, लेकिन वो इतना ज्यादा बिल होता है लोगों की बसात से, वो बेचारे मासूमियत में चले जाते हैं लेस्को के दफ्तर, एसडीओ के पास के जी बिल हमारा चेक कर लें, ज्यादा बाज़ का यूनिट गलत भी पड़े होते हैं, लाइनमैन गलत भी डाल चुका होता है। तो वो एक खातून गई हैं शेखुपुरा लेस्को के दफ्तर में, और वो अपना बिल ठीक करवाने, उनको एक अहलकार वहाँ का को घसीट के बालों से, और वो बड़ी तजलील कर रहा है, और वो जो है ना तशद्दुद कर रहा है और बाहर निकाल रहा है घसीट के खातून को। तो वो अगर आप नहीं भी ठीक करना बिल, लेकिन उसको एक खातून है, उसको तरीके से आप उसको डील करें, उसको को प्यार मोहब्बत से समझा के भेज दें। लेकिन ये रवैया जो है ये बड़ा अजीबो-गरीब है। इसी तरह का वाक़या गुजरांवाला में सुनने में आ रहा है कि वो कोई बिजली चोरी के इल्ज़ाम में शायद किसी शख्स को गिरफ्तार किया कि पुलिस ले गई है, उसके बेटे ने तेज़ाब पी लिया, खुदकुशी कर ली। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये वाला यार, इसको जो खुदकुशी वाला दिल दहल जाता है ऐसी चीज़ देख के ना। मैं जब सुनता हूँ, मैं बड़ा फाइटर किस्म का बंदा हूँ, लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, किसी के बच्चे के साथ किसी शख्स की खुदकुशी करना, हालात से तंग आके, इस तरह के हालात तंग आके, तो फिर दिल रोता है। अब पहले हम बात कर लेते हैं ये जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है, और ये लेस्को के जो बिल हैं, और ये जो खातून के साथ बदसलूकी हुई क्या हुई। पहले मैं आपको नहीं एक बात बताऊं, आप पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है, ठीक है, पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है, और हमारे यहाँ पे बिजली से कमाई होती है, बिजली से कमाई होती है, पूरी दुनिया में बिजली सस्ती है, आप कहीं भी चले जाएं। और ये बुनियादी सहूलतें हैं, पानी, सेहत, बिजली देना हर गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। हमारा यहाँ पे आके गवर्नमेंट से इख्तलाफ होता है जी बिजली के बिलों पे, और मेरे सामने ऐसे कई लोग हैं जिनके बिजली के बिल आते हैं, घर में और 2 बल्ब हैं, एक शायद टीवी बच्चों ने लगा लिया हो या नहीं लगा लिया हो, तो उसका बिल 15,000 रुपये आ रहा है, उसकी सैलरी सारी 35,000 रुपये है, इवन के 18,000 रुपये सैलरी। ये गार्ड जो काम करते हैं, आपके बाहर भी ऑफिस के बाहर गार्ड बैठे हुए हैं, ये जो उनकी सिक्योरिटी कंपनियां हैं, वो आपसे 40,000 रुपये लेते हैं, 45,000 रुपये आप देते हैं, लेकिन वो उनको 18-20,000 रुपये दे रहे हैं। अब 18-20,000 रुपये लेने वाले बंदे के घर का बिजली का बिल आएगा, ये गजब खुदा का है ना। अब तो ये इसकी वजह से लोगों में बड़ी परेशानी है कि लोगों का बिल अब कट गया। अभी मैंने लास्ट टाइम, अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी की मदद की, उसका बिल कट गया था, बच्चे थे छोटे, मेरे पास जो हो सका मैंने किया, उसका मीटर बहाल कराया। यहाँ पे मेरे पास सिफारिशें आती हैं,
कि जी लोगों का रश है बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ आके अब आके तोड़ फोड़ करते हैं। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ, ये एक वाकया नहीं है, ये तो वीडियो बन गई, सोशल मीडिया पर वीडियो आ गई कि मुझे भी देखा बहुत बुरा लगा। एक बुजुर्ग खातून है, बुजुर्ग खातून, बाकायदा किसी की माँ होगी, किसी की बीवी होगी, किसी की दादी होगी, किसी की नानी होगी, हो सकता है किसी की पड़नानी हो। मेरी बात सुन, इतनी एज की खातून कि 60 ईयर्स, 65 साल की खातून, बूढ़ी औरत, बुजुर्ग औरत, जिसका हमें एहतराम करना चाहिए, हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उसको एक गार्ड जबरदस्ती घसीट के किसी दफ्तर में से बाहर निकाल रहा है। जब मैंने आगे पढ़ा उसकी तफसील, तो वो मुझे देखते बड़ा गुस्सा आ रहा था। वो एक क्या कहते हैं बिजली का ऑफिस था, और वो था शेखुपुरा का वाकया है, और उस गार्ड को मुअत्तल कर दिया गया, जो पावर डिवीजन की तरफ से उनकी बताया गया। उसकी बदसलूकी पर पावर डिवीजन ने माफ़ी मांगी है, सब कौम से मांगी, उससे मांगी है, और उसके ऊपर FIR भी दर्ज हो गई है। ठीक है, ये तो चलो एक बात थी, वीडियो बन गई। मैं पहले भी, एक याद होगा आपसे, मेरी पहले भी बात हो रही, मैं ये कहता हूँ आपके साथ ज्यादती हुई है, किसी बंदे के साथ ज्यादती हुई है हमारे सिस्टम में। अभी आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, उसके ऊपर भी मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आपकी टाइम, अगर आपकी इजाज़त दे, पूरी आपकी सारी बातों का मैं जवाब दूंगा। अब वो ये है कि कोई किसी के साथ ज्यादती होती है, उसकी मैं ये कहता हूँ, वो आप एप्लीकेशन ले जाएं थाने में, आपको पता चल जाएगा कितनी को आपकी सुनवाई। आपकी वीडियो बननी जरूर है, आपके साथ कोई ज्यादती कर रहा है, आपका कोई घर वाला वीडियो बनाए, या आप अपनी खुद वीडियो बनाई हो करके तनु कुट पै रही है, या वहां पे CCTV कैमरे के नीचे जाके लड़ें आपके CCTV, वो फिर वीडियो वायरल होना भी जरूरी है। वायरल होने के बाद ही फिर ये गिरफ्तार होता है, वरना बिजली के सब दफ्तरों के बाद डेली धक्के पड़ रहे हैं, डेली जलालत हो रही है, और ना सिर्फ जलालत इनके साथ हो रही है, और लेस्को के लोगों के साथ भी हो रही है। उनको भी लोग आके कुटते हैं, मारते हैं, क्यों? जाहिर है लोग परेशान हैं, बिजली के बिल लिए जा रहे हैं, और इस वक्त जब गर्मी थी वो ट्रिप कर जाता है वो ट्रांसफार्मर, या वो जल जाता है, तो पूरा दिन बिजली नहीं आती, हब्स का मौसम है, तो लोग तो वाकई मारेंगे। मुझसे अभी ये जोहर टाउन के मेरे ख्याल SDO से बात हो रही थी, वो थाने में उसने एप्लीकेशन दी हुई है कि लोग मुझ पर हमला करते हैं जोहर टाउन थाने में। वो अभी तक जोहर थाने के SHO ने उनको कोई बंदा नहीं भेजा, कोई कुछ नहीं किया। ये मारदार तो हो रही, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? इसका लेस्को है या फिर कोई और है? ये क्वेश्चन है, इस पे हम चाहेंगे लोग अपने हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि ये जो वाकया हुआ, ये खातून वाला या फिर वो तेजाब वाला, वो भी मैं आपको भी बताता हूँ, तो इसका जिम्मेदार कौन है? पहले हम उसको डिस्कस कर लें। ये मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स। जी, गुजरांवाले का इलाका है, थाना रोप का इलाका है, थाना रोप है कोई गुजरांवाला में। उसमें बिजली चोरी के केस में एक साहब को गिरफ्तार किया 28 अप्रैल को। गैपको ने, गुजरांवाला में जैसे यहाँ पे लेस्को है तो वहाँ पे उसको गैपको कहते हैं, बिजली के डिपार्टमेंट ने बिजली चोरी का पर्चा कराया हुआ था, जिस पर पुलिस ने ज़ाहिर पर्चा हुआ था, पुलिस ने को पता ना, कोई माड़े बंदे का पर्चा है, बिजली चोरी का पर्चा, उनसे छड़ना नहीं पुलिस ने। तो किसी वो जरा किसी ने ज्यादती की हुए तो वो लगा फिरेगा बदमाश कनटुटा जो होगा वो होगा, ये इसको तो पकड़ना। उन्होंने जनाब वनियावाला कोई इलाका है कि रहायशी अनवर को गिरफ्तार किया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, उसको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। गैपको बिल कितना था? गैपको ने इसका मीटर जब उतारा था 38,000 रुपये का जुर्माना डाल दिया उसके ऊपर। मीटर उतारने के बाद 38,000 जुर्माना तो डाल दिया। उसके अहले खाना ने बताना है कि गैपको काम ने फराज से कहा कि वो अपने वालिद की रहाई चाहता है, तो उसका बेटे का नाम है फराज, रहाई चाहता है तो जुर्माने समेत जारी करदा बिल जमा कराए। बाज़ा पैसों का इंतजाम ना होने और गैपको अफसरों के नारवा सलूक से और बाप की बेइज्जती से, बेटा इंसल्ट से, कि वो उसके बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कि वो जाता था अपने बाप के लिए, वो कहते जा पैसे जमा कराते, फिर उनकी इंसल्ट करते थे। गैपको से इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसने तेजाब पी लिया, तेजाब पी के खुदकुशी कर ली। 38,000 रुपये कीमत है इंसान की, 38,000 रुपये कीमत है, खुदकुशी कर ली। तो मलेदारों ने बताया इंसानी दर्जे के तौर पे कि खाना माली और इसकी जमानत कराने के लिए मदद की जाए। इन लोगों ने
चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ये है तो कि नौजवान खुदकुशी का कोई वो जबकि गैपको वाले कहते हैं तो नौजवान की खुदकुशी ना साडा कोई तलक नहीं गा, हमने बिजली चोरी कराने का खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। अब वो छोटा बच्चा था, उसका बाप अब देखे ना, बाप एक बुत होता बहुत बड़ा। मुझे हैरत है, ये 38,000 में बच्चे ने खुदकुशी कर ली है नहीं बिजली के बिल में। यहाँ पे मैं एक ऐसे पॉलिटिशियन को जानता हूँ जिसकी फैक्ट्री है लाहौर के अंदर, उस पे 60 करोड़ रुपया जुर्माना पड़ा बिजली चोरी का। 60 करोड़ ओहो रुपया, यार क्या बात 60 करोड़ रुपया जुर्माना, और वो अभी भी जिंदा है। जिंदा है और मजे ले रहा है। और उसने मेरा ख्याल है उसमें 60 रुपए भी जमा नहीं करवाए, नहीं कराए। क्योंकि और ये आपकी बात को मैं आगे सेकंड करता हूँ, ये सैकड़ों हजारों मिसालें। 60 करोड़ पे तो यहाँ के 2-2 अरब रुपए के जिन्होंने बिजली के बिल नहीं लिए लोगों से, नहीं तो ये फैक्ट्रियों के नहीं। वो तो नैब में जो चेयरमैन लेस्को है, छोड़े सारी बातों को, एक साबिक चेयरमैन लेस्को हैं, वो रिटायर्ड मुजम्मल साहब, उन पे किसी वक्त करेंगे। वो रिटायर हैं, जनरल रिटायर। वो नैब में केस है, वो अरबों रुपया लेस्को का लेके मुल्क से बाहर जा चुके हैं, एक ठंडे मुल्क में बैठे हुए हैं, न्यूजीलैंड में इस वक्त, और उन पे नैब में केस है और उनको कॉल अप नोटिस हुआ, और एक भी तलबी पे वो उधर नहीं गए, बल्कि उन्होंने चुप करके बाहर दा कीता अरेंजमेंट और फ्लाइट फड़ी और चले गए। न्यूजीलैंड है, अरबों रुपया उनके पास है लेस्को का। और यहाँ पे आपने एक बाबे को पकड़ लिया उसके बेटे के सामने, और बेटा छुड़वाने के लिए गया, उन्हें के पैसे ले आते हुए छड़ाएंगे। बाप के साथ नारवा सलूक देख के पुलिस का बेटा दिल बर्दाश्ता होता है और तेजाब पी लेता। उसको कोई रास्ता नहीं, कोई डाकू नहीं था, वो चोर नहीं था, वो डकैत डाकू होता, वो किसी के पैसे छीन लेता, किसी की जेब काट लेता। मासूम बच्चियों को जो है वो सोशल मीडिया पर वर्गलाने के हवाले से बड़ी सेर आसिल नसीम कुरैशी साहब ने गुफ्तगू की। उसके साथ ही साथ पंजाब पुलिस और सीसीडी के हवाले से उन्होंने हमें बताया कि क्या डेवलपमेंट होने जा रही हैं, और साइबर पेट्रोलिंग विंग जो है ख़ास तौर पे मुहर्रम में डिजिटल जो है वो इंतशार फैलाना और मजहबी मुनाफरत को रोकने के हवाले से बड़े सख्त इक़दामात उठा लिए हैं पंजाब हुकूमत ने। इसलिए एहतियात बरतनी चाहिए कि दानिस्ता नादानिस्ता किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना चाहिए जिसके नतीजे में कोई इंतशार फैले और आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। नसीम कुरैशी साहब को और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।